इस बार सभी विधानसभा सीटों पर जंग रोचक होने वाला है, लेकिन कुछ ऐसे सीट हैं जो हॉट सीट माने जा रहे हैं, जहां अनुमान लगाया जा रहा है कि कांटे की टक्कर होगी। उनमें से एक विधानसभा सीट है रामगढ़ का सीट। तो चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से रामगढ़ सीट के समीकरण को समझते हैं। रामगढ़ विधानसभा में कुल 3,56,262 मतदाता हैं। पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,80,885 है। महिला मतदाताओं की संख्या 1,75,377 है। रामगढ़ में सुनीता चौधरी बनाम ममता देवी की लड़ाई है। रामगढ़ सीट से एनडीए प्रत्याशी हैं सुनीता चौधरी। इंडी गठबंधन ने ममता देवी को चुनावी मैदान में उतारा है। एनडीए और इंडी गठबंधन आमने सामने है। रामगढ़ में 20 नवंबर यानी दूसरे चरण में मतदान होना है। चुनाव में जनता का क्या है मिजाज? किसे मिलेगा जनता का साथ? किन मुद्दों पर जनता करेगी वोट? जनता किससे चुनेगी रामगढ़ विधानसभा का विधायक? चुनावी मैदान में सभी प्रत्याशी पसीना बहा रहे हैं। तो रणक्षेत्र पूरी तरह से सज चुका है। प्रत्याशियों ने नामांकन भी दाखिल कर लिया है, लेकिन रामगढ़ की जनता का मिजाज क्या है? चूंकि 2019 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी ममता देवी को जीत मिली थी, फिर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी को जीत मिली। वजह यही है कि रामगढ़ का रण इस बार काफी दिलचस्प माना जा रहा है। हमारे साथ संवाददाता पूजा दुबे रामगढ़ से लाइव जुड़े हुए हैं। पूजा, इस बार जनता के मन में क्या चल रहा है? जनता का मिजाज क्या है और किन मुद्दों को लेकर वोट डालने जाएगी जनता? देखिए आयुष, जरूर रामगढ़ की अगर बात करते हैं तो रामगढ़ जो है वो परंपरागत रूप से यहाँ पर आजसू का गढ़ माना जाता है, लेकिन 2019 में यहाँ पर कांग्रेस की प्रत्याशी ममता देवी ने उस चक्रव्यूह को तोड़ा था और जनता ने कहीं ना कहीं परिवर्तन के बारे में सोचा था, इसलिए कांग्रेस के प्रत्याशी ममता देवी को जीत दिलाई थी। लेकिन उनके विधायकी खत्म होने के बाद फिर उपचुनाव हुए 2023 में और उस दौरान जनता ने एक बार फिर से आजसू की प्रत्याशी सुनीता चौधरी को चुनने का काम किया था। लेकिन एक बार फिर से अगर हम बात करेंगे 2024 के चुनाव की, तो उसको लेकर के जनता पूरी तरीके से तैयार है और हमारे साथ रामगढ़ की जनता जो है वो यहाँ पर फिलहाल जुड़ी हुई है। हम लोग उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर इस बार का रण क्या कहता है, जनता आखिर किसे अपना जनादेश देने वाली है। इस बार रामगढ़ की अगर बात करते हैं तो वो किन मुद्दों को लेकर के वोट देने जा रही है? रामगढ़ में अभी जो उपचुनाव के बाद हमारे गठबंधन के प्रत्याशी सुनीता चौधरी की जीत हुई। अभी 1.5 वर्ष में बहुत सारा काम हुआ जो 3 वर्ष में नहीं हो पाया था, और आने वाला समय में भी हमारी सरकार बनेगी। आज देख सकते हैं कि 5 साल में हेमंत की सरकार के द्वारा राज्य में भ्रष्टाचार, बांग्लादेशी घुसपैठ, छात्रों के साथ ठगा महसूस करना, इस तरह का कई मुद्दा, आज कोयला चोरी धरातल पे हो रहा है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, अफसरशाही, इस तरह की सारी समस्याओं से झारखंड की जनता जूझ रही है। और इस बार सरकार को उखाड़ करके इस राज्य की जनता फेंकेगी और एनडीए की सरकार राज्य में बनने वाली है। देखिए और भी लोग हैं, आप बताइए, रामगढ़ में आप रहते हैं, आपको क्या लगता है इस बार पूरी जो तैयारी रहेगी आखिर वो किन मुद्दों को लेकर के रहने वाली है? देखिए आजसू पार्टी पिछले 15 सालों से जो विकास की है वो सभी जनता इस बात से अवगत है। और बीच में जैसा कि आप अभी बताएं कि 3 साल तक अन्य पार्टी की सरकार रही, अन्य पार्टी के विधायक थे, अभी 1.5 साल में इधर पे सुनीता चौधरी जी हुई। उनके कार्यकाल में बहुत सारे कार्य हुए हैं, विकास के सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, सभी क्षेत्रों में हुआ, चाहे रोड के मामला में हो, बिजली का मामला में हो, सभी क्षेत्रों में विकास हुई है। आखिर इस बार अगर हम बात करेंगे अगर, तो इस बार आखिर मुद्दे क्या क्या होने वाले? आप लोगों के आखिर क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर के इस बार आप लोग 20 नवंबर को अपना मतदान करेंगे? देखिए यहाँ का मेन मुद्दा ये है कि हम लोग को जो 2023 में जो चुनाव हुआ
जो ममता क्या बजरंग महतो को कांग्रेस से जो हराने की जो काम हुआ कि यहाँ की जनता को बदलाव चाहिए था। और जो हेमंत सरकार की सरकार अभी है वो हम लोग बहुत ऐसा चीज से जूझ रहे, क्योंकि भ्रष्टाचारी का इतना यहाँ पर को बढ़ गया है। कोई अफसर किसी भी तरह से कोई भी काम लेके जाइए, हम लोग किसी तरह से कोई बात अच्छा से करते हैं, वो अफसर का कहना है कि कहाँ जाओगे, जाओगे कहाँ, मुख्यमंत्री पास। वो तो हम लोग का वहाँ इतना दे के आते हैं, उसके बाद हम इस पद में हैं। तो ऐसे ऐसे सरकार को यहाँ की जनता भी देख रही है और यहाँ के लोग जो है बहुत जूझ रहे हैं, जिसको बदलाव चाह रही है। इस बार एनडीए सरकार सुनीता चौधरी को भारी मतों से विजय बनाएगी। देखिए, तो यहाँ पर और भी लोग हैं, हम लोग उनसे भी बातचीत करेंगे। आयुष, आपको क्या लगता है इस बार कि आखिर रामगढ़ के रण में आखिर क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि जनता जो है वो अपने एक प्रतिनिधि को यहाँ पर जिताने जा रही है? देखिए, इस बार 2024 का चुनाव बहुत मायने में महत्वपूर्ण है। ये चुनाव विकास बनाम विनाश की लड़ाई है और रामगढ़ की जनता विकास को कहीं ना कहीं आगे देखना चाहती है। झारखंड बना, झारखंड बनने के बाद, झारखंड बनने से पहले रामगढ़ ने 16 विधायक दिए थे, लेकिन जब चंद्र प्रकाश चौधरी 17वें विधायक के तौर पर आए, रामगढ़ की जो मूलभूत समस्याएं थी, जो जड़वत थी, लोगों की बहुत सारी आशा थी, बहुत अपेक्षाएं थी, उन सारी आशाओं और अपेक्षाओं को धरातल पर लाने का काम चंद्र प्रकाश चौधरी ने किया। अभी आप लोगों को किन सुविधाओं की जरूरत महसूस होती है रामगढ़ में आप लोगों को, और रामगढ़ आखिर किस तरीके से विकसित चाहिए? देखिए, रामगढ़ शिक्षा का हब बने, इसकी तैयारी भी हमने देखा कि यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर स्कूल, जो रामगढ़ विधानसभा था पहले, यहाँ पर केवल 4 से 5 हाई स्कूल हुआ करते थे पूरे विधानसभा में। आबादी आप समझ सकती हैं कितनी बड़ी थी, लेकिन शिक्षा के हब के तौर पर परिवर्तित करने के लिए यहाँ पर लगातार काम किया जा रहा है। अभी 50 से ज़्यादा हाई स्कूल हैं, दर्जनों से ज़्यादा +2 हाई स्कूल्स हैं। उसके अलावा यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज, यहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज, यहाँ पर ITI कॉलेज बन करके तैयार है। यहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं और इस क्षेत्र का गौरव बनने का काम कर रहे हैं। अब हम लोगों को ज़रूरत यहाँ पर है कि यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, ताकि ये पूरी तरह से शिक्षा का हब बने। यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी शिक्षा मिले बच्चों को अंग्रेजी मीडियम से। बिल्कुल, इसके लिए CBSE पैटर्न पर यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय की स्थापना। फिलहाल रामगढ़ की जनता ये कह रही है कि पिछले 15 महीनों में जो काम हुए हैं, और खास करके सुनीता चौधरी के कार्यकाल के बारे में उन्होंने जिक्र किया। हालांकि ममता देवी के कार्यकाल की भी जिक्र हुई है। बने रहिएगा, आप हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। रामगढ़ की जनता के मन में और क्या चल रहा है ये भी जानेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार हम जाएंगे धनवार विधानसभा क्षेत्र, जहां से हमारे संवाददाता अमर लाइव जुड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। हमारे सहयोगी धनवार से अमर जुड़े हुए हैं, रामगढ़ से पूजा जुड़ी हुई है। नामांकन का दौर है, एक बार फिर आज नामांकन, तमाम दिग्गजों के नामांकन, कई बड़े चेहरों ने आज नामांकन दर्ज करा दिया गया है। बात धनवार की करें तो धनवार से बाबूलाल मरांडी साहब ने आज नामांकन कर दिया। अमर, कौन से बड़े चेहरे होंगे इस बार धनवार के चुनाव में? धनवार का जनादेश क्या कहता है इस बार? अमर, किस तरफ रुझान ज्यादा दिखाई दे रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं जिस विधानसभा में हूँ, बाबूलाल मरांडी से पहले भी यहाँ से जीत करके गए थे, और आज उन्होंने अपना पर्चा फाइल किया है। उसके बाद उन्होंने एक जनसंवाद, उन्होंने एक संबोधन किया, एक रैली को आयोजित किया, जिसमें अपार भीड़ जुटी थी। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यहाँ पे इंडिपेंडेंट भी है जो उनके साथ कल साथ थे और आज उनके खिलाफ हैं, चुनाव मैदान में हैं। उन्होंने भी आज नामांकन फाइल किया और वो भी मैदान में है। तो सवाल उठता है कि आखिर जनता क्या सोचती है और उनका मन में क्या चलता है और किस तरह से चलता है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी जी ने आज कई वादे किए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार बनती है तो 2,85,000 जो रिक्ति जो नियुक्ति है जो नहीं हो पाई है, खाली है, उसको सबसे पहले भरा जाएगा। 2100 रुपया जो गोगो दीदी है योजना, उसमें जो दिया जाएगा। और कई तरह से उन्होंने वादे भी किया और बोला कि दिल्ली की तरह झारखंड ये चमकेगा अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। देखिए, हमारे साथ कुछ लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, जो जानते हैं, नब्ज जानते हैं, जगह जगह घूमते हैं। अब अगर वोट करने के लिए आप जाते हैं, क्या सोचते हैं, क्या दिमाग में चलता है? क्या किसी के बात पे आ जाते हैं, या कि कोई जो कुछ कहता है उस पर सुन लेते हैं, या फिर अपने विवेक और अपने विचार से करते हैं? या बहुत होता है कि कुछ दारू में बिक जाता है, कुछ लोग जो है पैसे लेकर बिक जाता है। तो जनता क्या सोच कर वोट करती है? जनता अपनी विचार के अपने भाव से सोचती है कि जो कैंडिडेट जो अच्छा रहे, जो सरकार जो जैसी अच्छा चलाए, वो वैसा अपना विवेक से वोट डालते हैं। पिछले बार यहाँ बाबूलाल मरांडी को आपने चुन के भेजा था, जो वादा किया उन्होंने पूरा किया?
वादा तो पूरा किया नहीं, उसकी सरकार रही नहीं, इसलिए वह कुछ कर नहीं किए। लेकिन अब सरकार जो बनेगी तो उसमें वादा कर रहे हैं कि हमारी सरकार बने तो हमने वादा करेंगे। विधायक के रूप में कैसा आपको फील हुआ उनको जिताने के बाद? विधायक का फील है, अच्छा फील है, अच्छा फील है। अच्छा फील है। वो जैसे वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो अच्छा काम किए हैं, अच्छा, उसके अनुसार से विधायक में आप तो यही कहें, कुछ बताएं उनके काम के बारे में। काम इधर जो हम लोग का लोकल पुल पुलिया था बहुत अच्छा बनाया, हर जगह जहाँ मुसीबत थी जनता को उसने काम किया। बिल्कुल, अगर आप काम करते हैं तो जनता आपका जिक्र करते हैं, जगह जगह बोलते हैं और इससे जो है एक प्रचार होता है। क्या इस चीज़ को मानते हैं कि बाबूलाल, जिन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी जी ने कुछ काम किया है, बेहतर किया है, अगर सरकार बनती है, पहला मुख्यमंत्री रहे तो बेहतर काम होगा, डबल इंजन की सरकार आई, कई वादे आज भी किए गए? देखिए, बाबूलाल मरांडी एक साफ सुथरा नेता हैं। शुरू से जब झारखंड में गठित हुआ और जब से वो अपने पार्टी में जीते हैं, वो हम लोग का इस फील्ड में उनका नाम क्या, आज उस पुल से हम लोग गुजरते हैं 4 चक्का लेके या 2 चक्का, जो नदी में पहले माताओं से हमारा गांव के जितने भी लोग हैं ये सब रास्ता में पानी में हिल के जाते थे, और आज उनका बहुत बड़ा योगदान हुआ कि हमारे फील्ड में जितना भी नदियाँ हैं सब एक ब्रिज है। और सबसे पहले कहना चाहता हूँ एक चीज़ कि अभी हम लोग नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में है और जब तक उनका पार्टी चलेगा जो भी कार्यकर्ता रहेंगे हमेशा लीड करेंगे। तो मतलब आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? हाँ, बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ मैं। और भी जो लोग हैं वो भी तो कह रहे हैं कि भाई हम बेहतर काम करेंगे। अपना अपना मनोसोच है। आज किसी 5 उंगली है, 5 उंगली सब भाई है अपना घर का, कोई अंतर है क्या नहीं? अमर, अगर बाबूलाल मरांडी के चेहरे की बात करें तो बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री का अगला चेहरा हो सकते हैं, इस लिहाज से उनके प्रतिद्वंदी के तौर पर कौन है धनवार से? अमर, लेकिन आप गेमबाजी ना करें बाहर में, किसी को मन से पैसा लेके कि यहाँ इतना देगा वो देगा, ये सब राजनीतिक होता है। अच्छा, हमको ये बताइए, और यहाँ पे और कौन कौन लोग हैं चुनाव मैदान में जो आपको लगता है कि वो जीत सकता है? चुनाव मैदान में जैसे अभी यहाँ निजामुद्दीन है कांग्रेस से गठबंधन, उसके बाद है निरंजन राय जी अभी आए हैं प्रत्याशी। तो निरंजन राय जी कौन पार्टी से? वो अभी निर्दलीय से है निरंजन जी, और अभी निजामुद्दीन, हाँ, फिर राजकुमार यादव जी हैं। अच्छा, ये किस पार्टी से? वो है माले, हाँ, सीपीआई, हाँ, वो भी हैं, प्रयास रखे हैं, वो भी अपना क्षेत्र में इस विधानसभा से लीड किए थे, कुछ अच्छा भी काम वो भी किए थे। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग बीजेपी का इस एरिया में है तो बीजेपी ही रहेगा। बीजेपी के कार्यकर्ता है, इसलिए भैया आप भी यहीं के? आपको क्या लगता है कि इस बार जो कैंडिडेट हैं धनबार में? अभी तो नया चेहरा हम ढूंढ रहे हैं जी, निरंजन राय जी को जिताने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों? घर छोड़कर भागे हैं अमर निरंजन राय तो घर छोड़कर भागे हैं, भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो बागी हो गए। अब तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, पहले बीजेपी में थे। हाँ, बीजेपी से मतलब बाबूलाल मरांडी के साथ में काम कर रहे थे, तो अभी क्या हुआ कि अलग चुनाव लड़ने के टिकट नहीं मिलने की वजह से अलग हो गया। टिकट ही मांग रहे थे तो उसको टिकट नहीं दिया गया। अच्छा, इस वजह से? हाँ। तो आप उनको लगता है कि यहाँ पे वो जीत जाएंगे? वो जीत तो उम्मीद है, लेकिन वो तो नहीं हो पाएगा, तो बाबूलाल जी को ही तो वोट काटेंगे ना। अच्छा। बाबूलाल जी का भी तो नुकसान कर सकते हैं वो। बाबूलाल जी का नुकसान करेंगे? अमर, ये बड़ा सवाल है। आप वोट करने जाते हैं तो क्या सोचते हैं? सोच तो एक्चुअल में बीजेपी का तो अमर बोल रहे निरंजन जी वोट काट लेंगे बीजेपी का। श्योर। अमर, सवाल एक बड़ा है कि ऐसे लोग जो बागी बन रहे हैं कहीं ना कहीं वोट कटवा की स्थिति में आ गए हैं, 10,000, 15,000, 20,000 वोट काटने की क्षमता लेकर, जैसे निरंजन राय हैं, बाबूलाल जी के साथ काफी दिनों तक रहे और अब उसके बाद बाबूलाल जी का साथ छोड़कर प्रदेश अध्यक्ष है बाबूलाल। उनको उनके कद का अंदाजा था, उनको यह पता था कि धनबार से बाबूलाल जी खुद चुनाव लड़ेंगे, बावजूद इसके बीजेपी में रहकर अपनी पैठ बनाते रहे और आज चुनावी मैदान में ताल ठोक दिया। सीधे सीधे भाजपा को हराने के लिए, बाबूलाल को हराने के लिए कहीं विपक्षियों के साथ तो नहीं मिल गए निरंजन राय? देखिए, सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए निरंजन राय जी तो विपक्षी के साथ तो नहीं मिल गए? नहीं सर, वैसा नहीं है। अपनी जात के आधार पर उसको खड़ा करने का बोला गया तो खड़ा हुए हैं चुनाव के जात के लोगों ने बोला। हाँ जी। तो इससे कुछ फायदा होगा, नुकसान क्या होगा?
नुकसान तो बीजेपी को ही है। एक्चुअल में बीजेपी से ही उनको टिकट देना चाहिए था। अच्छा, लेकिन मिला नहीं उनको। यहाँ तो सिटिंग विधायक थे ना भाई बाबूलाल जी। हाँ, तो फिर उनको कैसे टिकट काट देते? काट नहीं देते, लेकिन उनको यहाँ बोला जा रहा था कि आरक्षण वाला सीट जो होता है वहाँ पे जाके बाबूलाल जी लड़े, हमारा जो जनरल सीट है यहाँ पे जनरल लोगों के लिए छोड़ दिया जाए। अच्छा, तो यहाँ छोड़ा नहीं गया। चर्चा चल रहा है सर। लोगों का कहना है कि आप यहाँ के हो जी, वोट करते हो आप जी, क्या सोच के? एक अच्छे नेता चुनने के लिए और यहाँ की विकास के लिए। अभी दो यहाँ पे जो है कौन उम्मीदवार आपको अच्छा लगता है, बेहतर कौन सा है? अगर हम धर्म को छोड़ के अगर देखते हैं तो सबसे अच्छा नेता अगर यहाँ पे है तो खोरीमुआ के विकास के लिए है तो निजाम जी हैं। निजामुद्दीन कैसे? क्योंकि उनका अगर कार्यकाल देखा जाए तो सभी नेता ने यहाँ पे बोला था कि हम विकास करेंगे, अनुमंडल बनाएंगे, लेकिन उन्होंने कोई वादा नहीं किया। अमर, सवाल पूछिए कि जब इतने सारे भ्रष्टाचार के मामलों का खुलासा हुआ है वर्तमान सरकार में, तो आखिर नेताओं का आकलन कैसे कर रहे हैं? तो उन्होंने यहाँ विकास किया। हाँ जी, विकास किया है। अब ये कह रहा है कि जो अभी वर्तमान में सरकार है उस पे कई करप्शंस के चार्ज हुए हैं, तो इसमें कैसे आप सरकार बनाएगी? अगर दोबारा सरकार बनती है तो क्या आपको लगता है? हाँ जी, क्या से कांग्रेस और जेएमएम इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी झारखंड में? तो ये करप्शन के चार्ज हैं वो बेवजह है? हाँ, बेवजह है। नोटों के पहाड़ भी बेवजह है। नोटों के पहाड़ भी बेवजह है। एक नौकर के घर से 36-37 करोड़ रुपए मिलना बेवजह है। कहाँ भाग रहे बाबू? चुनाव चलिए, हमारा बात जानकारी लेते रहिए। एक बार पूजा का रुख करते हैं, रामगढ़ से पूजा हमारे साथ है। पूजा, आप जिस जगह से अभी कवरेज कर रही हैं वहां से सुनीता चौधरी और ममता देवी, पुराना चेहरा है ममता देवी, बीच में उनके साथ घटनाएं हो गई जिसके बाद अभी वो बरी होकर फिर से चुनाव के मैदान में ताल ठोकाया उन्होंने। रामगढ़ की जनता किससे खुश, किससे नाराज? क्योंकि उन्होंने तो वर्तमान सरकार को भी देखा, पिछली बार भी उन्होंने देखा है कि ममता देवी भी उनकी विधायक रही हैं, और आज सुनीता देवी भी चार्ज संभालने के बाद, विधायक बनने के बाद उन्होंने जनता के लिए क्या कुछ किया है? पूजा, जरूर अभिषेक, हम लोग यहाँ की ही जनता से बातचीत करेंगे, क्योंकि यहाँ का जो मुद्दा है अभिषेक वो यहाँ पर विकास है। क्योंकि अब तक जितने भी लोगों से हम लोगों ने बातचीत की उन्होंने विकास का मुद्दा कहा है। सबसे पहले हम महिला से जुड़ते हैं, क्योंकि महिलाओं को यहाँ पर आधी आबादी है तो इन्हें भी पूरा अधिकार इस बार चुनाव में मिला हुआ है और सभी लोग इनको फोकस कर रहे हैं। आपको इस बार क्या लग रहा है? आपने ममता देवी को भी देखा, सुनीता चौधरी को भी देखा, दोनों में आप लोगों को क्या कुछ अलग देखने को मिला है इस पूरे 5 वर्षों में? एक आंदोलनकारी हैं और एक विकास करने वाली हैं और एक शिक्षिका हैं, और उन्होंने इतना सारा विकास किया है कि वो जनता को आज देखकर आप लोगों को पता चलेगा कि उन्होंने क्या किया है। वो हर जगह विकास की हैं और उनका कहना है कि चुनाव जीतने के बाद वो फिर से एक मेडिकल कॉलेज बनाने वाली हैं। तो उनका शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ध्यान है, जो हर जनता और हर माता पिता चाहेगा कि हमारे बच्चे को काम मिले, उसका भविष्य बने। इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है? इसलिए वो 100% जीत रही हैं। बस मैं यही कहूँ। बिल्कुल। और आप लोगों को क्या लगता है रामगढ़ में आखिर और क्या मुद्दे हो सकते हैं जिस पर आप लोग इस बार वोट करेंगे? सबसे पहली बात देखिए, बोलना तो नहीं चाहिए, मैं जनता से यही अपील करूंगी कि ये देखने वाली बात है कि जैसे आप बोली ममता देवी, वो उनके पीछे एक वो लगा हुआ है कलंक कि वो आंदोलनकारी हैं, उनका स्टे रुका हुआ है, स्टे लग गया है, वो चुनाव पे उतरी हैं। कल मान लीजिए किसी प्रकार से कोई मांग कर दे उनका जांच का, फिर से उनके ऊपर स्टे लग जाए। एक सरकार को चुनाव कराने में बहुत सारा चीज रोका जाता है, बहुत सारी ताकत लगती है, बहुत हर सुख सुविधा जितने काम होते हैं सब रुक जाते हैं, ये आप भी जानती हैं। इसलिए मैं कहूंगी कि सारी जनता से अपील करूंगी कि जो एक शिक्षिका हैं उनको वोट कीजिए और हर विकास के क्षेत्र में वो आगे हैं और आगे ही रहेंगी। देखिए, हम लोग और भी लोगों से बातचीत करते हैं, कई मुद्दे हैं रामगढ़ को लेकर के, आपके आखिर क्या मुद्दे होंगे इस बार जब आप वोट देने जाएंगे? निश्चित रूप से मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन प्रमुख मुद्दा कह सकते हैं हम लोगों का है शिक्षा के क्षेत्र में। रामगढ़ को अब सशक्त होना चाहिए, और पूर्व में भी जो वर्तमान प्रत्याशी हैं उनके जो पति हैं
चंद्र प्रकाश चौधरी जी, वो रामगढ़ को गढ़ने का काम किए हैं। रामगढ़ का एक समय इस प्रकार से स्थिति थी कि आप कह सकते हैं बहुत ही यहाँ विकास का कोई स्थिति उस समय नहीं था। वो आए, उसके बाद रामगढ़ को किस प्रकार से जिला बनाना, किस प्रकार से अलग अलग जगह में जो काफ़ी सुदूरवर्ती जगह है उसको प्रखंड के रूप में विकसित करना, रोड का जाल बिछाना। तो हम लोग चूंकि गांव में रहते हैं तो हम लोग इन समस्याओं से रूबरू हुए हैं और काफ़ी समस्याएं थी। शिक्षा के क्षेत्र में हमको 5-7 किलोमीटर पैदल चल के 1 क्लास से भी जाना पड़ता था। हमारे गांव में बिजली नहीं थी और जब चंद्र प्रकाश चौधरी जी जब यहाँ से प्रतिनिधित्व किए तो लगातार हर एक गांव में बिजली की सुविधा उपलब्ध कराना, तो लगातार रामगढ़ को, लगातार आप कह सकते हैं कि रामगढ़ को काफ़ी इनके द्वारा विकसित किया गया। और अभी भी उनका जो वर्तमान जो प्रत्याशी हैं एनडीए की, उनका भी 1.5 साल का जो कार्यकाल रहा है उसमें हम लोग देखे हैं कि वो बहुत काम किए हैं। शहर में भी आप कह सकती हैं कि शहर चूँकि छावनी क्षेत्र है और यहाँ पे फंड की काफ़ी समस्या रहती है छावनी के पास, तो उस चीज़ों को भी ये काफ़ी पार्टी हैं और डीएमएफटी के माध्यम से जो सरकार के जो मिनरल्स की जो फंड होती है तो काफ़ी कोऑर्डिनेट करके ये बहुत सारा रोड, बहुत सारा विकास किसकी विधायकी में ज्यादा हुआ? ममता देवी भी विधायक रही और सुनीता चौधरी भी विधायक हैं। आखिर किन के कार्यकाल में रामगढ़ ने विकास की रफ्तार पकड़ी? सीधा सवाल पूछिए। जरूर हम बात करेंगे इसको लेकर के, क्योंकि आप लोगों ने दोनों ही को देखा है इन 5 वर्षों में, चाहे ममता देवी हो या फिर सुनीता चौधरी, दोनों के ही कार्यकाल में आपने किसमें सबसे ज्यादा विकास होता हुआ रामगढ़ में देखा है? देखिए, उनके कार्यकाल में हम लोगों ने काम होता हुआ तो नहीं देखा है, क्योंकि वो एक बात कह देती हैं कि कोविड का टाइम था, 2 साल तो कोविड में निकल गया। हम लोग ये बात को मान भी जाएं कि सही बात है, कोविड पेंडेमिक का टाइम था तो मान भी लेते हैं, फिर भी उनके पास 1.5 साल समय था और 1.5 साल में उनके द्वारा हम लोगों को कोई काम नहीं दिखा। रही बात उन्हीं के जस्ट आप कह सकते हैं सामने जो प्रत्याशी हैं, उनका 1.5 साल का कामकाज बहुत ही अच्छा रहा, चूँकि वो लगातार, मुझे जितनी जानकारी है कि वो मैं जो देखा हूँ कि शहर में, रामगढ़ शहर में भी लगभग 15 से 20 बड़ी रोड को ला करके वो शिलान्यास की हैं, जिसका हम समझते हैं कि अब कुछ का काम भी लग गया। तो ये सब चीज़ें दिखता है कि वो काम करने वाली प्रत्याशी हैं। महिला से भी इस बारे में जानेंगे, क्योंकि उन्हें क्या लगता है इस बार जो दोनों ही महिला प्रत्याशी उस वक्त थी, दोनों को ही एक मौका आप लोगों ने दिया, दोनों के टेन्योर में आपने क्या कुछ विकास होते हुए देखा है, ममता देवी और साथ ही साथ सुनीता चौधरी? ये तो जनता सारे बता ही देंगे आपको। जो अभी सामने वाले ने कहा कि वो हर बात पे कहते हैं कि कोविड का टाइम था, तो जो हमारी प्रत्याशी हैं और सामने वाली, अभी उनको भी 1.5 साल का ही टाइम मिला और उनके पास जब 1.5 साल का था तो उनका उपलब्धि क्या था, एक भी बताएं, एक भी बताना चाहिए ना। हम लोग ये मांग एकदम चलिए पूजा, तो ये साफ है कि आप जिस जगह पर हैं वहां फिलहाल ममता देवी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही हैं, कहीं ना कहीं सुनीता चौधरी के किए गए कामों की सराहना की जा रही है। पूजा, बातचीत करते रहिए दर्शकों के साथ। एक बार अमर का रुख करते हैं, अमर बने हुए हमारे साथ। अमर, आप धनवार में है, धनवार की धरती भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की चुनावी धरती है, बाबूलाल मरांडी की धरती है और धनवार से कई बार चुनाव जीता है उन्होंने। एक बात मुझे बताइए कि सरकार की अबुआ आवास योजना और मैया कल्याण योजना की हकीकत क्या है धनवार में इस वक्त? लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चुनाव के वक्त में हर योजना और हर जो एजेंडे हैं वो सामने आते हैं। मैं जिन लोगों से पहले आपको बात करवाया उन लोगों से ही मैं पूछ के आपको बताता हूं कि आखिर जो अबुआ योजना है या फिर मैया योजना है। और एक बात, अगर कहीं बन रहा हो भैया, अबुआ आवास कहीं बन रहा हो तो कोशिश कीजिए कि लाइव दिखा सकिए स्क्रीन पर कि अबुआ आवास का निर्माण कार्य हुआ है और इस हद तक काम कंप्लीट हुआ है। सरकार अबुआ योजना जो आवास योजना लाई थी उसकी क्या स्थिति है अभी? बहुत अच्छी है, उसकी सरकार की जो अबुआ आवास की जो स्थिति है बहुत अच्छी है। अभी धरातल पर उनका जो है सो पूरे भरपूर मात्रा में काम हो रही है। अच्छा, तो कहाँ पे हो रहा है? पूछे इनसे। मिला है किसी? यहाँ से हमारा 1 किलोमीटर बगल गांव है, ये वो बगल गांव पंचायत है, उसमें बन रहा है। चुंगलखार है, उसमें केरारी है, उसमें सब में बन रहा है। अच्छा, तो ये इन्होंने कहा कि अबुआ जो सरकार की योजना आवास योजना है उसमें लोग बन रहे हैं, लोगों को मिल रहा है। देखिए, अबुआ आवास एक अपने जगह पे हैं और महिला लोग को एक सम्मान दिए हैं, जैसे हेमंत सोरेन जी,
और इसमें महिला लोग काफ़ी उत्साहित हैं ज़रूर, इसलिए कि सरकार चाहे जो भी हो, सबसे बड़ा चीज़ मुद्दा आके खड़ा हो जाता है कि एक ज़रा सा किसी को मदद मिलना, वो आज के दौर पे होता है पैसा, उसको बहुत सारा मिल जाता है कि या डोबा हुआ या ब्लॉक एरिया में कुछ काम करना, रोड हो, वो सब अलग होता है। महिला का सम्मान जो मिला है, इसमें हम भी उत्साहित हैं कि वो बहुत बड़ा योगदान इसमें दिए हैं कि जैसे बिजली बिल अभी माफ़ कर दिए हैं हेमंत जी, कृषि लोन माफ़ किए हैं, महिला को 1,000 रुपया ये क्या बोलते हैं मैया सम्मान योजना दिए हैं। तो ये सब चीज़ कहीं ना कहीं आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन उसके हैं, लेकिन मैं खुश हूँ इस चीज़ से कि महिला को सम्मान मिला है। कार्यकर्ता अब वोट का मतलब है बीजेपी को देंगे उससे क्या मतलब है, लेकिन महिला को जो सम्मान मिलता है उसका भी नाम आना चाहिए चेहरा में, जो काम किया उसका नाम होने चाहिए, उसका भी नाम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनका नाम हो जाए। बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ मैं, शुरू से हूँ, रहूँगा, अभी भी रहूँगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनका नाम ना गाऊँ। कुछ अच्छा कार्य आप कर रहे हैं तो आपसे बात कर रहा हूँ, और आप अच्छा हमसे ना हैं, लेकिन आप जरूर एक आप जो है बात करवा रहे हैं हमसे भी ना, तो नाम सम्मान होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए। और पॉलिटिक्स एक ऐसा चीज है, बिल्कुल जो काम करता है उसका नाम होना चाहिए। देखिए साफ तौर से इन्होंने कहा कि जो सरकार ने काम किया उसकी चर्चा होनी चाहिए, और जो काम नहीं किया उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए, उसका निरस्कार होना चाहिए। देखिए और भी कुछ लोग हैं, लगता है कि ये सरकार, इस सरकार ने 5 साल में काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है। जैसे में मियान सम्मान योजना है ना, और सावित्री बाई भी है, ये सभी दिए हैं, लाए हैं इन लोग। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी भी तो कह रही है कि हम जो है लाएंगे 2100 रुपया देंगे और नौकरी देंगे। वो तो ठीक है, लेकिन जो मिल रहा है उसका नाम होगा ना। अच्छा, जो अभी मिल रहा है हाँ, उसका नाम लिया जाएगा ना। देखिए अब इसे कि आपने सुन लिया, इनको ये जनता है, ये सब जानती हैं, और उनके मन में जो रहता है वो बोल देते हैं। यहाँ पर सभी मिला जुला के पार्टियों के कार्यकर्ता थे। अब सवाल उठता है कि जो वोट करने के लिए जाएंगे उस समय उसके दिमाग में क्या होता है, क्या चलता है, ये तो उनका दिल जाने। लेकिन अमर ये फिलहाल जो स्थिति है, आज उन्होंने अपना नामांकन बढ़ा है और काफी भीड़ थी उनके आशीर्वाद यात्रा में। अब लोगों ने उनको आशीर्वाद दिया या नहीं दिया, ये तो 20 तारीख को पता चलेगा कि उनको आशीर्वाद दिया या नहीं दिया। लेकिन फिलहाल बाबूलाल मरांडी जी जो हैं उत्साहित हैं, उन्हें लगता है कि जनता एक बार फिर से उनकी मदद करेगी और वो जीत के जाएंगे। बने रहिएगा मगर एक बार हमारे साथ आप। बाबूलाल मरांडी साहब उत्साहित हैं, जनता दोनों तरफ बटी हुई है। धनवार में जिस जगह पे आप खड़े हैं, दोनों तरफ जनता का रुझान दिखाई दे रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन सरकार के कार्यों की सराहना कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार के कार्य, सरकार की जो योजनाएं हैं वहां धरातल पर उतरी हैं और उतारा गया उनको तरीके से, यही कारण है। लेकिन भाकपा माले से राजकुमार खड़े हुए हैं और कांग्रेस से निजामुद्दीन खड़े हो गए, वहीं इधर से बाबूलाल मरांडी है और उनके साथ निरंजन राय खड़े हो गए हैं। दोनों तरफ वोट काटने की स्थिति है, दोनों तरफ देख लें तो वोट काटने की स्थिति है, बहुत रस्साकसी का माहौल है। बने रहिएगा निरंजन, आप हमारे साथ। बंटी जुड़ गए हैं धनबाद से। बंटी, धनबाद के चुनावी बिगुल ने आखिर कैसा जोश फूका है? धनबाद की जनता, किशोर रुझान, भाजपा का गढ़ माना जाता है धनबाद। अजय बता दूं कि आज नामांकन का दौर था और भाजपा के 3 दिग्गज हैं, जिसमें से निरसा से अपर्णा सेन गुप्ता और झरिया से रागिनी सिंह और बागमारा से शत्रुघ्न महतो ने अपना नामांकन किया और काफ़ी जोशो भरा रहा है माहौल। मेमको मोड़ का वो जगह जहाँ पर भारी संख्या में जो भाजपा के कार्यकर्ता थे वो दिन भर जय श्री राम के नारों से अपने जो नेता हैं उनके साथ रहे हैं और नामांकन में भरपूर लुत्फ उठाया और जमकर नारेबाजी की है। और धनबाद विधानसभा में हूँ और यहाँ की जनता क्या चाहती है 2000 चुनाव के में, कि किस तरह का उनको विधायक चाहिए और क्या सोचकर 2024 में मतदान करेंगे, क्या सोचकर इस बार का मतदान करेंगे? हम तो ये सोच करके मतदान करेंगे कि झारखंड में डबल इंजन की सरकार हो। देखिए, झारखंड में डबल इंजन की सरकार चाहते हैं और भी लोग हैं। इस बार आप 2024 में मतदान करने जाएंगे, क्या कुछ कमियां अभी रह गई धनबाद में जो आपको उम्मीदें हैं कि यहाँ के विधायक पूरा करते हैं? वो कमियां जब तक डबल इंजन की सरकार नहीं आएगी तब तक धनबाद का विकास संभव नहीं है। जो भी अभी तक आया प्रतिनिधि, तो डबल इंजन रहती तो और रफ्तार पकड़ता, जिससे में गया पुल और आपका भूली का बहुत सा पानी जल नल योजना, जिसे पानी का आज भी खरीद करके वहाँ के लोग पानी पीते हैं, जबकि वो एक विधानसभा का चुनाव में महत्वपूर्ण क्षेत्र पड़ता है, भूली श्रमिक नगरी, लेकिन आज भी वहाँ के लोग खरीद करके ही पानी पीते हैं और नाली का व्यवस्था तो दयनीय है। इसलिए हम कहेंगे डबल इंजन की सरकार फिर से आए। धनबाद में भी डबल इंजन की सरकार चाहिए। लोग हैं, कुछ मूलभूत सुविधाएं जो अभी तक उनको नहीं मिल पाई है। आपको क्या सोचकर इस बार मतदान करेंगे आप? मतदान हम लोग का करना है हॉस्पिटल और स्कूल, उस पर थोड़ा ज़्यादा कार्रवाई करना चाहिए
उसके बाद मतदान तो करना है। कैसे कैंडिडेट को मतदान करें? कैंडिडेट जो ये काम कर सके। तो देखिए ये अपने काम को जो करेंगे उनका मतदान करेंगे। और ये भी हैं भैया, क्या सोच कर 2024 में मतदान करने जाएंगे? क्योंकि बिल्कुल फूट चुका है और 20 तारीख को यहाँ वोट डाला जाना। देखिए हम तो देख रहे हैं 1952 से चुनाव हो रहा है 50 के बाद से धनबाद विधानसभा में, कि सबसे बड़ा समस्या धनबाद में जितना भी विधायक बने हैं यहाँ, विधायक में क्या हम देखें कि अभी तक जो समस्या होना चाहिए धनबाद में जो सबसे बड़ा समस्या यहाँ जाम का समस्या, जो दिन रात यहाँ 24 घंटा जो है एक गया पुल से लेकर ओवर ब्रिज का जो समस्या है, किसी भी पेशेंट तक को जाता है वो एम्बुलेंस से को पार नहीं हो पाता, इतना जाम का समस्या है। आज तक हम देख रहे हैं 2024 हो गया, आज तक कोई विधायक को यहाँ सोल्व कभी तक नहीं कर पाया, समझे ना। दूसरा क्या देख रहे हैं कि गंदगी यहाँ बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर ट्रैफिक समस्या बहुत ज़्यादा है। उसके बाद रहा बात हॉस्पिटल का, माने आधा से ज़्यादा लोग बीमार पड़ जा रहे हैं। आपका क्या बोलता है, समस्या को लेकर गंदगी से लेकर के जनता यहाँ बीमार है, सही हॉस्पिटल नहीं है, जनता दिन रात मर रहे हैं, हर मिनट में जनता मर रहा है। यहाँ पर देखिए ऐसा, यहाँ पर पानी का समस्या है, बिजली का भी समस्या है। यहाँ पर ऐसा नया लड़का चाहिए, नया विधायक चाहिए जो व्यक्ति यहाँ का लोकल हो, जो यहाँ का समाज के बारे में जानता हो, जो जनता के बारे में जानता हो, जो समस्या का प्रॉब्लम को सोल्व कर पाए, जो यहाँ का जनता के बीच में रहे। आप किसी भी कैंडिडेट को लाते हैं उठा करके यहाँ पटक देते हैं, कहाँ से होगा, उसको कहाँ से जानेगा बताइए। भाजपा का तो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य का सरकार हो, किसी का भी सरकार हो, हम किसी के व्यक्ति पर बोलने नहीं जा रहे, हम एक समस्या के बारे में हम बोल रहे हैं, जो समाज में समस्या हो, किसी पार्टी पॉलिटिक्स के बारे में हम नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ समस्या का बात कर रहे हैं। जो यहाँ पर समस्या, यहाँ वैसा व्यक्ति चाहिए जो यहाँ का रहे, कि अपना राज्य में रहे तो अपना राज्य के बारे में सोचे, अपने लोग को बीच में सोचे। ऐसा नहीं कि कहीं से भी लावे कनेक्ट पटक दे, अपना वो दूसरा एरिया करे तो कहाँ से काम करेगा समाज का। जो यहाँ रह रहा 24 घंटा, जो यहाँ पर उसको कहीं जाने नहीं, वो ना सोचेगा यहाँ के बारे में कि यहाँ का जनता क्या समस्या है, पानी, बिजली, सड़क, रोजगार नहीं है, हर जनता भटक रहा रोड पे। जो भाजपा के विधायक हैं वो इन चीज़ों को पूरा नहीं करते हैं। कोई विधायक अभी तक पूरा नहीं किया है, कोई भी विधायक हो यहाँ 1950 से लेकर 52 से हम बता रहे हैं, तो कोई विकास नहीं किया है। जैसा होना चाहिए डेवलप हो ही नहीं रहा है। अगर होता तो यहाँ जनता का समस्या रहता, जाकर देखिए ना, टाइम समस्या जनता का है, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, डेली यहाँ भीख मांग रहा है, तो खाना खिलाने वाला नहीं, दिन रात बच्चे लोग भटक रहा है रोड पे। यहाँ अनाथ आश्रम को, एक अनाथ आश्रम का व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। देखिएगा डेली आप देखिएगा यहाँ पर बच्चा लोग कितना भीख मांग रहा है, अनाथ बच्चा लोग भीख मांग रहा है, कोई खाने खिलाने वाला उसको नहीं है व्यवस्था। कितना लोगों देखिएगा सड़क पे भी कर तो है। और लोगों से भी हम जुड़ेंगे कि इस बार 2024 में आप किन मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे और क्या कुछ अभी है जो वर्तमान विधायक अभी तक पूरा नहीं कर पाए। जी, हमारा जो अभी ये धनबाद के विधायक हुए राज सिन्हा, 2 बार से जीते हुए कैंडिडेट हैं, ये धनबाद से जुड़े हुए और हर आदमी से जुड़े हुए विधायक हैं, और ये काम भी क्षेत्र में अपना घूम के, और जो भी जाते हैं इनके पास समस्या लेकर उनका निदान तो करते हैं। अभी तत्काल अभी वर्तमान का चुनाव का लेकर किया जाए तो मानी कैंडिडेट हम लोग को चुनने के जब आम बनता है, अभी कांग्रेस का कैंडिडेट आया नहीं है। अभी जो भी निर्दलीय भी जुड़े हुए हैं, जो राष्ट्रीय पार्टी से जुड़े हुए हैं, हमारा भाजपा का कार्यकर्ता अभी जिनको राज सिन्हा जी को मिला हुआ है, ये हमारे क्षेत्र में काम के लिए ध्यान तो देते हैं। रही बात समस्या की, जो एक अभी सज्जन कह रहे थे, समस्या तो है ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार बनने के बाद, इससे पहले रघुवर दास के समय धनबाद का बिजली का भी समस्या ठीक था, कानून व्यवस्था से भी ठीक था, परंतु ये आए हैं तो बिजली का समस्या का वो देख लीजिए, समस्या ही समस्या, लाइन कटता है तो 24 से 12 घंटा का। राज सिन्हा सरकार में तो कुछ उनका पद चल नहीं रहा है, भाजपा वाले लोग को किसी को चलने नहीं दिए। इस हिसाब से हम देख रहे हैं कांग्रेस का कैंडिडेट कौन आ रहा है मालूम ही नहीं, कौन उड़न दस्ता पे आएंगे कि क्या आएंगे, अभी वो तो अलग की बात है। परंतु हमारा जो विधायक है राज सिन्हा जी, ये हम आम पब्लिक के जुड़े हुए काम भी करते हैं, सबके साथ रहते हैं, और इस बार जैसा लहर बता रहा है पूरे झारखंड के हिसाब से हम जोड़ रहे हैं, भाजपा का ही सरकार बनने जा रही है। जी अभिषेक जी, धनबाद में देखिए समस्याएं कई हैं, अभी भी हैं, जैसे गया पुल एक जाम को लेकर के है। आप कहें तो चिकित्सा का मामले में सरकारी सुविधा, जो चिकित्सालय तो बड़े बड़े हैं लेकिन वहाँ पे डॉक्टर नहीं मौजूद रहते हैं, लोगों को समस्या है, काफ़ी कुछ समस्या है। तो देखने वाली बात होगी कि मतदान जब 20 तारीख को यहाँ होगा तो जनता किसे चुनती है और अपना मतदान किसे करती है। जी
बिल्कुल बंटी, समस्याएं हर क्षेत्र में है, लेकिन यह समझना होगा कि समस्याएं विधायक के स्तर की हैं या समस्याएं उससे ऊपर के स्तर की हैं। आपके बीच के जो विधायक हैं किसी भी क्षेत्र में, वो विधायक आपके साथ रहे हैं या नहीं रहे हैं, उनकी योजना मद में कितने खर्चे उनकी योजना मद से हुए हैं, जो विधायक फंड मिलता है उसमें से कितनी राशि खर्च की गई है, कितनों का बंदरबाट किया गया है, कौन कौन सी योजनाएं धरातल पर उतरी हैं, कौन कौन सी नहीं उतर पाई हैं, इस संदर्भ में जानकारियां एकत्र कीजिए। आप बने रहिएगा, इस बीच दर्शकों से बात भी करते रहिए। हमारे साथ रांची विधानसभा से रुचि जुड़ गई है। रुचि, रांची विधानसभा क्षेत्र पिछले 6 बार से रांची के विधायक रहे हैं सीपी सिंह साहब। एक बार फिर बीजेपी ने सीपी सिंह साहब पर विश्वास जताया है। और दूसरी तरफ है महुआ माझी जी। महुआ माझी जी जो विधायक का चुनाव हारी, उसके बाद उनको राज्यसभा का सांसद बना दिया गया। राज्यसभा के सांसद में भी 4 साल उनके बाकी हैं और एक बार फिर से उनको विधायक पद का चुनाव लड़ने का अवसर दिया गया है। अगर चुनाव हार भी जाएंगी तो भी राज्यसभा की सांसद तो बनी ही रहेंगी। रुचि, बिल्कुल अभिषेक, देखिए 7वीं बार भरोसा जताया है केंद्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश नेतृत्व ने भी, और सीपी सिंह को मैदान में उतारा है। दूसरी तरफ देखिए महुआ माझी का भी आपने जिक्र किया, चूंकि वो राज्यसभा सांसद हैं वर्तमान में, बावजूद इसके उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। जेएमएम से प्रत्याशी हैं और ऐसे में चुनावी दंगल जो है वो और भी इंटरेस्टिंग हो गया है। लेकिन अभिषेक देखिए कई चीजें जो हैं, जो चुनावी मुद्दे हैं, एक तरफ बीजेपी राष्ट्रवादी की बात करती है, राज्य हित की बात करती है, और रांची विधानसभा की ही जनता, हालांकि बीजेपी कार्यालय के बाहर हम खड़े हैं, लेकिन ये रांची विधानसभा की ही जनता है। कितनी उम्मीद है, कितनी मजबूत दावेदारी इधर आइएगा आप, क्या लगता है सीपी सिंह कितने मजबूत है, मजबूत स्थिति में? अच्छी पोजीशन पे उनका काम हो रहा है, वो काम भी किए हैं, वो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किए हैं और गरीबों के साथ हमेशा मिल के वो काम के लिए आगे बढ़ते हैं। महुआ माझी से कितना जबरदस्त मुकाबला या जबरदस्त टक्कर लग रहा है कि महुआ माझी कितना टक्कर दे पा रही? महुआ माझी दूर दूर तक कहीं नहीं है और बंटी बबली के नेतृत्व में जिस तरह से महुआ माझी लड़ रही है, दूर दूर तक कहीं आने वाले हैं नहीं। माननीय सीपी सिंह जी 6 बार के विधानसभा विधायक रहे हैं और 7वीं बार भी रांची की जनता उन्हें प्रचंड बहुमत से जिताने का काम करेगी और विधानसभा भेजने के काम करेगी। देखिए कई ऐसे जन मुद्दे हैं जिसे लेकर के इस बार भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। मुकाबला जो है वो 2 प्रत्याशियों के बीच में है अभिषेक। एक तरफ सीपी सिंह है तो दूसरी ओर महुआ माझी है। एक तरफ जेएमएम भले ही दावा कर रही हो, लेकिन सीपी सिंह भी दूसरी तरफ दावा कर रहे हैं कि 7वीं बार भी सीपी सिंह ही होंगे, हर बार सीपी सिंह होंगे और ऐसे में कमल खिलेगा, ये दावा किया जा रहा है। प्रतिदिन जनसभाएं हो रही हैं, जनसंपर्क हो रहा है, लोगों के बीच सीपी सिंह जा रहे हैं और उनके साथ जो कार्यकर्ताओं का हुजूम है वो देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में दावेदारी जो है वो मजबूत दिख रही है। हालांकि जेएमएम की बात की जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से भी लगातार कैंपेन किए जा रहे हैं। महुआ माझी को लेकर के क्या कहेंगे आप? वरिष्ठ दिख रहे हैं चाचा, नहीं बोलिएगा तो खाली खड़े हैं। चलिए इधर महुआ माझी को लेकर के क्या कहते? रुचि एक सवाल है, को लेकर के क्या ख्याल? रुचि एक सवाल है, इस बार जमानत जब्त हो जाए। एक सवाल है रुचि कि जो भी आपके साथ दर्शक है उनसे पूछिए कि रांची सीट पर जो काम में दिखते हैं वो कांग्रेस के लोग हैं या जेएमएम के लोग हैं। एक बार जानकारियां ले लीजिए कि रांची की सीट कांग्रेस की होनी चाहिए थी या जेएमएम की होनी चाहिए थी, क्योंकि रांची सीट पर कांग्रेस भी दावा ठोकती रही आखिरी वक्त तक और ये कहती रही कि भाई रांची सीट पर हमने काम किया, हमारा हर नेतृत्व रांची सीट पर काम करता रहा। बावजूद इसके रांची सीट जेएमएम ने लिया है और महुआ जी को अवसर दिया है। महुआ जी खुद भी सांसद अभी हैं फिलहाल भी, लेकिन सीट किसकी है ये अगर गठबंधन में देखें तो क्या ये सीट का बंटवारा सही बंटवारा माना जाए रांची सीट का? बिल्कुल अभिषेक, देखिए दर्शकों से ये सवाल जरूर पूछना चाहूंगी और जो यहाँ उपस्थित हैं, अगर कायदे से इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा देखा जाए तो ये सीट जेएमएम को जानी चाहिए थी या कांग्रेस को जानी चाहिए? देखिए कांग्रेस एक ऐसी पार्टी बन गई है जो इसका कोई वजूद नहीं रह गया। ये नेशनल पार्टी भले है लेकिन क्षेत्रीय पार्टी से भी नीचे हो चुकी है। अगर कायदे की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को देना चाहिए था और वो चुनाव लड़ते, लेकिन जेएमएम की ओर से जेएमएम का प्रत्याशी उतारना, महुआ माझी का द्वारा महुआ माझी को नेतृत्व में विधानसभा लड़वाना ये समझ से परे है। और हम कह सकते हैं कि रांची की जनता जो है महुआ माझी को
मुंहतोड़ जवाब देगी, चूंकि राज्यसभा का सांसद भी है महुआ मांझी, और अभी तक उसने 1 किलोमीटर क्या 100 फीट भी रोड नाली बनाने का काम नहीं करा है। वही अगर हम बात करें माननीय सीपी सिंह जी का, तो आप पूरे रांची विधानसभा घूम करके देखिए, नाली, रोड, सड़क, बिजली, लाइट, बिजली व्यवस्था, जितनी व्यवस्था है, चाहे वो स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, उन्होंने हर क्षेत्र में काम करने का काम करा है। चलिए, महुआ मांझी को लेकर के ये ख्याल रांची की जनता रखती है। हालांकि बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर उपस्थित हैं, लेकिन सभी लोग बीजेपी समर्थित नहीं है। महुआ मांझी को लेकर के क्या ख्याल है, क्या लगता है कि ये सीट जेएमएम को जानी चाहिए थी या कांग्रेस को या फिर राजद को? देखिए, सबसे बड़ा बात तो ये तो उनका अंदरूनी मामला है। महुआ मांझी को यहाँ से मेरे अनुसार सीट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के कुमार राजा पहले से मेहनत कर रहे हैं। आरजेडी की जो प्रवक्ता थी रेशमी कुमारी, वो पहले भी बोली थी कि हर चीज़ जेएमएम के खाते में जाएगा, सब चीज़ महुआ मांझी को ही मिलेगा। राज्यसभा भी महुआ मांझी जाएगी, विधानसभा चुनाव भी महुआ मांझी लड़ेगी, हर चीज़ महुआ मांझी ही करेगी। तो इस बार पहले महुआ मांझी से पूछिए कि उसको कांग्रेस का वोटर वोट दे रहा है कि नहीं, आरजेडी का वोटर वोट दे रहा है कि नहीं। पहले तो उनके पास ये चैलेंज है, जितना हारना दूर की बात है। तो गठबंधन में सामंजस्य नहीं होने के कारण जो गठबंधन में गांठ है अभिषेक, वो तो सामने दिखा ही। कई प्रत्याशी जो है, आज ही मानस सिन्हा की बात की जाए तो नाराज होकर के सीट बंटवारे को लेकर के आज नाराजगी ये देखने को मिली कि आज उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। और ऐसे में कई महिलाएं भी हैं। इधर आइएगा, महुआ मांझी मैदान में है, महिला प्रत्याशी मैदान में है, तो किस रूप में देख रही है महुआ मांझी को? देखिए, ये तो हर चीज़ महुआ मांझी को ही प्रिविलेज मिल रहा है, जेएम के खाते से भी मिल रहा है। और महुआ मांझी अभी अब सबको पता है कि लोकसभा में, राज्यसभा भी उनको ही मिला, और अभी फिर से उनको लोग विधानसभा के लिए भी टिकट उन्हीं को दिया गया, क्योंकि उनके लगता है कि उनके पास कोई कैंडिडेट है नहीं उपलब्ध अभी। तो उसके सबसे पहले तो वो तो कह रही है कि हम बहुत सारा काम किए हैं, रांची विधानसभा में हमने बहुत सारे काम किए हैं। तो काम किए हैं तो ठीक है, आपके पास राज्यसभा का दायित्व तो था ही, आप उससे और भी काम करते और अपने आप को बूस्टअप करते। लेकिन ठीक है, आप मानते हैं कि महुआ मांझी काम किए हैं राज्यसभा सांसद रहते हुए रांची विधानसभा? ऐसा तो कहीं देखने को नहीं मिला। एक बात अवश्य कहेंगे कि कांग्रेस के जो आदित्य विक्रम जायसवाल हैं, वो कह रहे हैं कि हम लोगों को तैयारी करने के लिए निर्देश मिला और 5 साल तक हम लोग झंडा डंडा ढोने का काम किया। और आज कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टी है, आज 3 बार से कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं दिया जा रहा, जिससे कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं में इतना वो आहत हैं कि उनका कहना है कि आज कांग्रेस का एक झंडा भी यहाँ टांगने वाला, ढोने वाला आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए नहीं मिलेगा। जहाँ तक महुआ मांझी की आप बात कर रहे हैं, पिछले बार का चुनाव में आप देखेंगे 2019 में, तो उस समय क्या था कि जो हेमंत सोरेन जी का जो चुनावी वादा था, जो झूठ के पुलिंदा एक गढ़े थे कि ऐसे युवाओं को रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, आदि आदि जो सुविधा के जो बात किए थे, उससे के पुलिंदे की बात की है तो झूठ के पुलिंदे की बात कर लेते हैं अभिषेक, कि आज भी एक झूठ और बोला गया है कि जनता के बीच जब वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम जब 1,36,000 करोड़ रुपए का बकाया मांगने जाते हैं तो हमारी गिरफ्तारी हो जाती है, जेल में डालते हैं। अगर जनता भी मांग करेगी तो उन्हें भी जेल में डाल दिया जा सकता है। इस स्टेटमेंट को किस रूप में देख रहे हैं जो आज मुख्यमंत्री फिर से भ्रामक भाषण? देखिए, मुख्यमंत्री जी का क्या है, वो जुमलेबाज हैं। यहाँ के जो मुखिया हेमंत सोरेन जी हैं, जो 5 सालों में उन्होंने जुमला किया, युवाओं को चला, महिलाओं को चला, वृद्धों को चला, किसानों को चला, सबको तो चल ही रहे हैं। आप रघुवर जी की सरकार की योजना देखिए, जो उन्होंने काम किया था भाजपा की सरकार में, उसका 25% भी सरकार अगर हेमंत सोरेन कर देती तो फिर से सत्ता पे आ जाती। लेकिन 25% तो छोड़िए, 10% भी कर नहीं पाई, उल्टा वो बंद करते जा रहे हैं योजना। इसीलिए युवाओं ने, सभी वर्ग के लोगों ने उन्हें नकारने का काम किया है और नकारेगी। इस बार जेएमएम हारेगी और एनडीए की सरकार बनेगी। ये दावा है कि इस बार एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन ये दावे में कितना दम होता है? खास करके अगर रांची विधानसभा की जनता की बात करें तो जनता जनार्दन जो 13 को ईवीएम के माध्यम से वोट डालने का कार्य करेगी। लेकिन इधर आइए, राफिया भी हैं यहाँ पर, महुआ मांझी और सीपी सिंह में मुकाबला है। इस महामुकाबला को किस रूप में देख रही है? कौन मजबूत, किसका पलड़ा भारी है? देखिए, जाहिर तौर से बात है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत है और कहीं भी किसी भी तरीके से ये एनडीए गठबंधन और जेएमएम मजबूत नहीं दिख रही है। और रही बात कि आप झारखंड में एक महिला प्रत्याशी को उतारते हैं और पर्चियों में महिला सम्मान की बात करते हैं, से एक सवाल कर ले, सम्मान कहाँ है? राफिया से एक सवाल कर ले रुचि की 6 वर्ष हो गए, 6 बार सीपी सिंह उतर गए, 30 वर्ष की अवधि है, 7वीं बार उतरे हैं, अब उनकी उम्र भी हो चुकी है, कहीं ना कहीं समस्याएं भी उनको हैं। भाजपा के पास भी रांची विधानसभा सीट में दूसरा कोई प्रत्याशी नहीं है।
एक ही प्रत्याशी पर दांव खेलते हैं। 6 बार से सीपी सिंह ही आ रहे हैं, 7वीं बार विश्वास जताया गया है। क्या भाजपा में और कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं? क्या महुआ मांझी के अलावा कोई दूसरा प्रत्याशी जेएमएम में महिला के रूप में नहीं है? और क्या केवल महिलाओं का सम्मान झारखंड मुक्ति मोर्चा में एकमात्र पर्ची में सीमित रह गया है? अगर नहीं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो प्रत्याशी है महुआ मांझी जी, उनको सामने आकर के ये कहना चाहिए कि उनको जिस परिवार से टिकट मिला है, जिस परिवारवाद वाली पार्टी से टिकट मिला है, उसकी बहू के ऊपर इरफान अंसारी जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, तो उसको कांग्रेस अपने गठबंधन वाली जो इनकी सरकार है चोर चोर मौसेरे भाई वाली, उसे उखाड़ करके फेंक दे। उन्होंने कहा सीता सोरेन जी रिजेक्टेड माल है, तो महिलाएं जवाब देगी। हर एक जेएमएम के प्रत्याशी, हर एक कांग्रेस के प्रत्याशी को रिजेक्ट करने का काम यहाँ से किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मैया सम्मान 2 महीने का पर्चा में लिख करके मन में महिलाओं के लिए अपमान रख करके ठगने का काम किया है। तो ये महिला बेवकूफ नहीं है। चलिए, बड़ा आरोप है रुचि, ये मैया सम्मान के नाम पर बड़ा आरोप है। इरफान अंसारी पर जो आरोप लग रहे हैं निश्चित तौर पर गंभीर आरोप हैं। इरफान अंसारी एक्स पर पोस्ट भी कर रहे हैं, महिलाओं के बीच में जाकर फोटो भी अपना खिंचवा रहे हैं, अपनी बच्चे हैं, महिलाएं हैं, कई तरह के लोग हैं, कई सारे, और कहीं किसी जनसभा की तस्वीर थी, पूरा डिटेल तो उन्होंने नहीं लिखा। आज अपनी माताजी के साथ भी उन्होंने बड़ा भावुक सा एक्स पर पोस्ट किया है। लेकिन सम्मान तो सम्मान है, किसी भी महिला का हो, चाहे वो उनकी माता हो, हमारी माता हो, या सीता सोरेन की बेटियों की माता खुद सीता सोरेन हो, कोई भी हो, महिला का सम्मान अपनी जगह है। अगर आपने बयान दिया था तो माफी भी अब मांग रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं नाम नहीं लिया था सीता सोरेन जी का, बिना नाम लिए भी कई इशारे कर जाते हैं इरफान अंसारी साहब। तो यह भी एक बड़ा सवाल है रुचि रांची विधानसभा क्षेत्र से कि जिस तरीके से महुआ मांझी पर जेएमएम बार बार विश्वास जताती है 3 बार से, वैसे ही सीपी सिंह साहब पर भी 6 बार से विश्वास जता रहे हैं। और रांची विधानसभा में जो युवा हैं, जो लोग झंडा ढो रहे हैं, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, पिछले 30 सालों से झंडा ही ढो रहे हैं, अब तो कई लोगों की उम्र भी निकल जाएगी चुनाव लड़ने की। तो रांची विधानसभा का रण भी रोचक ही हो जाएगा, इस बार देखने लायक होगा। बहुत धन्यवाद रुचि, आप दर्शकों से बात कीजिए। बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। हमारे साथ निरसा से बंटी भी जुड़े हुए थे। बंटी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। चुनाव का जनादेश है, जनता को अपना आदेश सुनाना है, जनता के आदेश से सरकार बनेगी। आकिए, आकलन कीजिए कि किसकी सरकार चाहिए आपको। डबल इंजन सरकार चाहिए कि राज्य में जो सरकार हो वही केंद्र में सरकार हो, ताकि 1,36,000 करोड़ रुपए आ सके झारखंड में। क्योंकि अगर फिर राज्य में अलग सरकार हो, केंद्र में अलग सरकार हो, और भ्रष्टाचार के नाम पर कार्रवाइयां होते रहे, और राज्य सरकार कहे कि भाई केंद्र हम में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को घुसा दिया है, जिसके कारण हम कुछ कर ही नहीं पा रहे, 3 साल बर्बाद हो गया। अब क्या गारंटी कि अगले 5 साल भी अगर सरकार बनती है INDIA गठबंधन की, और इसी बीजेपी में तो अब 5 साल के लिए एनडीए की सरकार केंद्र में बन चुकी है, तो अगले 5 साल भी केंद्रीय एजेंसियों की कहीं जांच चलती रही तो फिर से झारखंड का विकास रुक जाएगा। ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर जांच एजेंसियों पर कितना ठीकरा फोड़ेंगे। जांच एजेंसियों के नाम पर ठीकरा फोड़ कर राज्य का विकास तो आप नहीं रोक सकते साहब। बहरहाल, योजनाओं की बात भी करेंगे, अब आवास की बात भी करेंगे, और मैया सम्मान योजना की बात करेंगे, पेट्रोल सब्सिडी योजना की भी बात करेंगे, कौन कितना पानी में है। जब मिलेंगे अगली बार, फिलहाल खबरें चलती रहेगी। बना रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।